अस्थि कलश को मधेपुरा जाना था, जहाँ इन्होंने अपना एक घर भी बनाया हुआ है, जहाँ ये लोग वहाँ जाते हैं, इनके बच्चे वहाँ रुकते भी हैं। हम भी कभी कभी जाते हैं, कभी इनके बच्चों के साथ, तो वहाँ रुकते हैं। तो वहीं अस्थि इनकी वहीं जाके मधेपुरा में उस घर पे ले जाई जाएगी। उसके बाद उसको प्रवाहित किया जाएगा कोसी नदी में। वो जनसंपर्क में इस पागलों की तरह पूरी पार्टी 74 के आंदोलन से पहले जो जयप्रकाश नारायण जी ने एक माहौल बनाया था देश में कांग्रेस के खिलाफ, वो जबलपुर में शायद पहला प्रयोग था और ये बड़े अच्छे मार्जिन से वहाँ जबलपुर से चुनाव जीते थे। तो बदायूं में बड़े लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं किस वजह चुनाव हार गए, फिर दोबारा वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, तो मधेपुरा आए और मधेपुरा से ही वो पूरी राजनीतिक जीवन अपना कभी लालू जी के सहयोग से, कभी लालू जी के विरोध से वो चुनाव जीतते रहे और हारते रहे। ये राजनीतिक में अब इतना कुछ वो कर गए हैं कि अब दूसरे दिशा के, वो मंडल की राजनीति की थी। बिल्कुल, जो वीपी मंडल के कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए एक लंबा संघर्ष था। शायद उन संघर्ष के दिनों में मैं भी पार्टी में छात्र सभा में जुड़ गया था। मैं भी कहीं ना कहीं रेडियो स्टेशन पे यहाँ वहाँ इन लोगों के साथ, जब 150 लोग होते थे तो उस धरने में मैं भी शामिल हुआ करता था। पटना यूनिवर्सिटी से बच्चों को 10-20 बच्चों को मैं भी ला के बैठता था, और उसमें और बहुत बड़ा एक योगदान है। वीपी सिंह कहते थे जब हम लोग बैठते थे, तो देखो हमने जो मंडल कमीशन का दिया है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण, कहीं 10 लाख नौकरियां हैं तो 2.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं। ये एक समाज में एक चेतना दे रहे हैं कि तुम भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हो, तुम्हें भी उतना ही मुल्क के लिए करना है। 10 लाख नौकरियां हैं तो 2.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं। ये एक समाज में एक चेतना दे रहे हैं कि तुम भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हो, तुम्हें भी उतना ही मुल्क के लिए करना है जितना दूसरे लोग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 12 जनवरी 2023 का जो सुबह है वो काफ़ी दुखद साबित हो रहा है, और दुखद इसलिए साबित हो रहा है कि हमारे बीच से एक ऐसे कद्दावर नेता, एक ऐसे जन समर्थक जो जनता के सरोकार से हमेशा तवज्जो रखने वाले जो व्यक्ति हैं, शरद यादव जी, उनका निधन हो जाता है। और उसके बाद फिर याद आने लगती है वो बातें जो अब हम सिर्फ़ और सिर्फ उन पन्नों में देख सकते हैं, उन पन्नों में महसूस कर सकते हैं जो इन्होंने जनता के बीच रहकर किया है। आज पटना इनका जो अस्थि कलश है वो आ रहा है, और आने के बाद पटना के लगभग 38 स्थानों पर इस अस्थि कलश को ले जाया जाएगा, और जितने भी इनके जन समर्थक हैं ये इनके साथ होंगे। चलिए, हम आरजेडी ऑफिस में हैं, आरजेडी कार्यालय में सैफ अली साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे और विशेष जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 जुलाई 1947 यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, तो शरद यादव जी को ऊपर वाले ने ज़मीन पर भेजा था, और आज का दिन है जिसे हम अब इतिहास में ही देख सकते हैं। शरद यादव जी तो अमर हो गए, क्योंकि वो जन समर्थक थे, जनता से सरोकार रखने वाले थे। अब किस तरह से आप अपने दल के तरफ से, क्योंकि वो आरजेडी के नेता भी रहे हैं, आरजेडी के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार जनता दल यूनाइटेड के भी अध्यक्ष रहे हैं, राजद के कभी नहीं रहे, राजद में शामिल रहे, राजद में वो शामिल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के वो अध्यक्ष रहे हैं, जनता दल के भी रहे जी, जनता दल के भी रहे हैं, यू के भी या जनता दल मेन के भी। तो अब जो है वो क्या स्थिति बन रही है, कहाँ कहाँ ले जाएंगे आप? अस्थि कलश को मधेपुरा जाना था, जहाँ इन्होंने अपना एक घर भी बनाया हुआ है, जहाँ ये लोग वहाँ जाते हैं, इनके बच्चे वहाँ रुकते भी हैं। हम भी कभी कभी जाते हैं, कभी इनके बच्चों के साथ, तो वहाँ रुकते हैं। तो वहीं अस्थि इनकी वहीं जाके मधेपुरा में उस घर पे ले जाई जाएगी। उसके बाद उसको प्रवाहित किया जाएगा कोसी नदी में। और इनका जो राजनीतिक सफ़र है, शायद जैसे मैंने छात्र राजनीति से अपने जीवन को सफ़र शुरू किया, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते ही थे, तो जबलपुर का एक बाई इलेक्शन था जिनको वहाँ लड़ाया गया। उस इलेक्शन में हमारे देश के बड़े बड़े नेता राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण, सब लोग इतनी तेज़ी से उतरे कि हमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बताया, जब मैं शरद को इलेक्शन लड़ा रहा था तो मैं और राम मनोहर लोहिया 4 दिन सोए नहीं थे, बिना सोए। पहले रात भर कैंपेन होता था। वो जनसंपर्क में इस पागलों की तरह पूरी पार्टी 74 के आंदोलन से पहले जो जयप्रकाश नारायण जी ने एक माहौल बनाया था देश में कांग्रेस के खिलाफ, वो जबलपुर में शायद पहला प्रयोग था, और ये बड़े अच्छे मार्जिन से वहाँ जबलपुर से चुनाव जीते थे। और ये बड़ी यादगार है, जब कभी सोशलिस्ट लोग बैठते थे तो इस जबलपुर के चुनाव बच्चे चुनाव बदायूं से भी लड़े,
बदायूं भी मेरा आना जाना कभी कभी हुआ करता था। वो 89 में वो हुए थे, उस चुनाव में तो ना, चुनाव के बाद बदायूं जब कपड़ा मंत्री तो आना जाना हुआ करता था। तो बदायूं में बड़े लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं किस वजह चुनाव हार गए, फिर दोबारा वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, तो मधेपुरा आए और मधेपुरा से ही वो पूरी राजनीतिक जीवन अपना, कभी लालू जी के सहयोग से, कभी लालू जी के विरोध से वो चुनाव जीतते रहे और हारते रहे। लेकिन मधेपुरा की धरती से शायद ही उन्हें ऐसा कभी मधेपुरा के लोगों को नहीं लगा कि ये व्यक्ति बिहार से बाहर का है, मधेपुरा का नहीं है। एक एक व्यक्ति को वो जानते थे। शायद अभी के जो प्रेजेंट एमएलए होंगे, जितने लोगों के उनके डिक्शनरी में नाम नहीं होगा और जितने लोगों को चेहरे से नहीं जानते थे, उस क्षेत्र के उससे दुगने से ज्यादा लोगों को नाम से वो जानते थे और उसके गांव से, उसके पते से जानते थे, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद। शरद यादव के साथ दो और नेता जो है उसी समय उभरे थे, रामविलास पासवान और लालू यादव। लेकिन लालू यादव अब जो है अभी हैं, इन तीनों के बीच के लालू यादव अभी हैं यहाँ पर, और शरद यादव और रामविलास पासवान जी दोनों जो है वो दिवंगत हो गए। लालू यादव के यहाँ पर और शरद यादव के बीच का जो पूरा समीकरण था, क्या वो राजनीति में अब देखने को मिल सकता है? नहीं, वो वाकई उनके अपने विरासत के रूप में बुलबुल, जो सुभाषिनी बुंदेला जिनको आप कहते हैं, जिसको हम बचपन से बुलबुल जानते थे, वो बुलबुल, फिर उनके बेटा हैं। दोनों को उन्होंने अपनी जिंदगी में तरबियत दी थी और बिहारीगंज से चुनाव भी लड़ी थी और शायद लोकसभा लड़ने की तैयारी भी करते हैं सुधांशु बुंदेला भी। सुभाषिनी और सुधांशु को मधेपुरा की सेवा के लिए उन्होंने छेड़ दिया है। अब इनकी राजनीति देखने को मिलेगी कि नहीं, अब ये बताइए आप। ये राजनीतिक में अब इतना कुछ वो कर गए हैं कि अब दूसरे दिशा के, वो मंडल की राजनीति की थी। बिल्कुल। जो वीपी मंडल के कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए एक लंबा संघर्ष था। शायद उन संघर्ष के दिनों में मैं भी पार्टी में छात्र सभा में जुड़ गया था। मैं भी कहीं ना कहीं रेडियो स्टेशन पे यहाँ वहाँ इन लोगों के साथ, जब 150 लोग होते थे तो उस धरने में मैं भी शामिल हुआ करता था। पटना यूनिवर्सिटी से बच्चों को, 10-20 बच्चों को मैं भी ला के बैठता था। तो ये संघर्ष जो था, वीपी मंडल की कमीशन जो बनी थी, उसकी रिपोर्ट को एक ठंडे बस्ते में रख दिया गया। वो 7 अगस्त को इन्होंने शरद यादव जी ने, लालू यादव भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, रामविलास पासवान जी ने, नीतीश कुमार जी ने, और हेगड़े साहब थे, जौहर साहब थे, बड़े सब लोग थे। हम लोग शायद उस वक्त युवा में थे यहाँ प्रदेश में। हम लोग देखते थे कैसे इन लोगों ने संघर्ष करके उसको शहर जमीन पे उतारा और 27% का आरक्षण दिया और लगा पिछड़ों को भी कि हम भी नौकरी कर सकते हैं। हम भी पिछड़ी जाति के लोगों को लगा इस आरक्षण से कि हमें भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ अवसरवादी लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 1.5-2 साल स्टे रहा, फिर जाके कांग्रेस की भी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से, इन लोगों ने ही फिर प्रेशर देके जब वो हारे तो फिर लागू करवाया। और उसमें और बहुत बड़ा एक योगदान है, वीपी सिंह कहते थे जब हम लोग बैठते थे, तो देखो हमने जो मंडल कमीशन का दिया है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण, कहीं 10 लाख नौकरियां हैं तो 2.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं। ये एक समाज में एक चेतना दे रहे हैं कि तुम भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हो, तुम्हें भी उतना ही मुल्क के लिए करना है जितना दूसरे लोग कर रहे हैं, और तुम्हें भी एमएलए, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा, मुखिया, जिला परिषद सब होना है। और इस तरह वीपी सिंह कहते थे मंडल कमीशन का आरक्षण देके हमने पिछड़ों में ये जागृति पैदा कर दी कि वो अपना नेतृत्व खुद चुन रहे हैं और बड़ी बड़ी संख्या में वो लोग चुनकर आए। और तो जिस तरह से आपने जाना कि क्या कुछ कह रहे हैं जो संबंधित नेता हैं और संबंधित पार्टी के लोग हैं वो शरद यादव जी के बारे में, लेकिन एक बात तो स्पष्ट होता है कि ये 3 जो हमारे स्तंभ हैं अपने राज्य के, और अगर मधेपुरा, अब तो मधेपुरा के निवासी भी हो गए हैं शरद यादव जी, तो ये तीनों की जो एक व्यवस्था थी, एक सहभागिता थी, वैचारिक जो समन्वय था, यानी रामविलास पासवान, लालू यादव और शरद यादव जी का, ये काफ़ी मायने रखता है। शायद यही वजह रहा कि आज शरद यादव जी को मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। खैर, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनके जो रथ यात्रा के लोग हैं, उनके साथ जाने वाले रथ जो है उनका सजाया गया है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी जी आएंगे, उनकी भी बातें हम सुनवाने का कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।